नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले लेक्चर में हमने आईपीसी के फोर्थ चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस अर्थात साधारण अपवाद शीर्षक की सेक्शन 81 से लेकर 83 पर बातचीत की। ई लेक्चर की इस सीरीज़ में इसी जनरल एक्सेप्शंस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सेक्शन 84 से लेकर 86 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 84 की। एज पर सेक्शन 84 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। यानी इस सेक्शन के अंतर्गत एक्यूज को प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए दो एलिमेंट्स को साबित करना आवश्यक है। फर्स्ट, कि कार्य को करते समय अभियुक्त विकृत चित्त का व्यक्ति था। सेकंड इज दैट वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है यह जानने में वह असमर्थ था। इस प्रकार यह सेक्शन स्पष्ट करती है कि कार्य को करते समय अभियुक्त का विकृत चित्त होना आवश्यक है। किसी अपराध को कारित करने के पूर्व या पश्चात उसके चित्त की अवस्था क्या थी यह इम्पोर्टेंट नहीं है, सिवाय यह जानने के कि क्या अपराध कारित करते समय वह विकृत चित्त का व्यक्ति था। विकृत चित्तता की मात्रा या गंभीरता इतनी होनी चाहिए कि उसको उस समय अपने कार्य की प्रकृति का ज्ञान नहीं था या वह यह जानने में असमर्थ था कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। इस सेक्शन में कही गई बात को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति की गोली मारकर मृत्यु कारित करते समय चित्त विकृति के कारण यदि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह रिवॉल्वर का उपयोग कर रहा है तो वह दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसे उसके कार्य की प्रकृति का ज्ञान नहीं था। और यदि किसी व्यक्ति की गोली मारकर मृत्यु कारित करते समय जो एक्यूज है उसे यह तो मालूम था कि वह रिवॉल्वर का उपयोग कर रहा है, पर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वह ये जानने में असमर्थ था कि जो कुछ वह कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तो भी वह दोषी नहीं होगा, क्योंकि यद्यपि उसे अपनी कार्य की प्रकृति का ज्ञान था पर वह यह जानने में असमर्थ था कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। सेक्शन 84 जो है इसके संबंध में दो इम्पोर्टेंट केसेस मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट जो केस है वह है मैकनोटन का मामला 1843 का। तो न्यायालयों के द्वारा आपराधिक विधि में प्रतिरक्षा के रूप में उन्मत्तता यानी इंसैनिटी को मान्यता देने के संबंध में कई प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उन्हीं में से 1843 में मैकनोटन का सिद्धांत लेट डाउन किया गया, जिसने कि आईपीसी के सेक्शन 84 के अंतर्गत विकृत चित्तता की जो प्रतिरक्षा है उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो ये जो मैकनोटन का जो इंग्लिश केस है बहुत ही जो फेमस केस रहा है। इस केस में 1843 में स्कॉटलैंड के निवासी एक्यूज मैकनोटन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट के पर्सनल सेक्रेटरी श्री ड्रमंड को भूलवश प्रधानमंत्री समझकर उसकी हत्या कर दी और बाद में उसने उन्मत्तता यानी इंसैनिटी का तर्क दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे एक्विटल कर दिया यानी दोषमुक्त कर दिया।
इस निर्णय से बाद में इतना अधिक विवाद उत्पन्न हो गया था कि लोकमत के प्रभाव की वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उन्मत्तता से संबंधित लोगों को स्पष्ट करने के लिए अपने ही जो न्यायाधीश थे उनमें से एक विशेष समिति बनानी पड़ी, यानी गठित करनी पड़ी। और न्यायाधीशों की इस समिति से 5 प्रश्न पूछे गए और इन प्रश्नों का जो उस समिति के द्वारा उत्तर दिया गया उन सभी को मैकनोटन के नियमों से के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये जो केस था मतलब इस प्रकार स्पष्ट है कि जो आईपीसी के सेक्शन 84 है वो मैकनोटन के नियमों पर बेस्ड है। लेकिन जो आईपीसी का निर्माण करने वाले जो थे जो निर्माता थे आईपीसी के, उन्होंने सेक्शन 84 में शब्द उन्मत्तता यानी इंसैनिटी वर्ड के स्थान पर विकृतचित्तता यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अभिव्यक्ति का प्रयोग करना अधिक उचित समझा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उन्मत्तता यानी इंसैनिटी शब्द का जो क्राइटेरिया होता है वह बहुत सीमित है, जबकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी विकृतचित्तता शब्द अधिक विस्तृत अर्थ में लिया गया है। इसी के साथ इसी सेक्शन 84 से संबंधित एक और इंडियन केस मैं आपको बताना चाहूँगी, सुकरू सा वर्सेस स्टेट। 1973 का ये केस है। मैं इसमें मेंशन करना इस पे स्क्रीन पे भूल गई हूँ। ये जो केस था सुकरू सा वर्सेस स्टेट का जो केस है 1973 का, इस केस में जो चिकित्सीय मेडिकल यानी जो मेडिकल इंसैनिटी होती है और जो लीगल इंसैनिटी होती है यानी चिकित्सीय और विधिक उन्मत्तता को डिफ्रेंशिएट किया था। इसको विधिक उन्मत्तता और चिकित्सीय उन्मत्तता को में अंतर बताते हुए इस केस में कहा गया था कि जो चिकित्सीय उन्मत्तता होती है वो चिकित्सीय आधारों पर निर्भर है, जबकि विधिक उन्मत्तता एक्यूज को दोषमुक्त करवाने के लिए न्यायालय में साबित किए जाने वाले आधारों पर निर्भर है। दूसरा अंतर इसमें बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को उन्मत्त अभिनिर्धारित किए जाने के लिए पर्याप्त मेडिकल ग्राउंड्स है या रीज़न है तो यह मामला मेडिकल इंसैनिटी का है, जबकि सेक्शन 84 के अंतर्गत लीगल इंसैनिटी का अर्थ यह है कि अभियुक्त के द्वारा यह साबित किया जाए कि अपराध कारित करते समय विकृत चित्तता के कारण वह या तो अपने कार्य की नेचर को नहीं जानता था या यह जानने में असमर्थ था कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। चिकित्सीय रूप से किसी भी व्यक्ति को स्वच्छित या उन्मत्त जो भी वह है वह प्रमाणित किया जा सकता है, लेकिन विधिक रूप से किसी व्यक्ति को उन्मत्त तभी अभिनिर्धारित किया जा सकेगा जब सेक्शन 84 के अंतर्गत विधिक आवश्यकताओं को साबित करने में वह सक्षम हो, जिसके आधार पर वह संबंधित जो आरोप उस पर लगा है उससे दोषमुक्त किया जा सकेगा। और यदि वह ऐसा करने में असफल होता है तो विधि यह धारणा करेगी कि अपराध कारित करते समय विधिक रूप से वह स्वच्छित था, चाहे भले ही वह मेडिकल मतलब चिकित्सीय रूप से उन्मत्त रहा हो उस समय। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 85 की। एज पर सेक्शन 85 एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन caused against his will. Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. अर्थात ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, किंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसको मतता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।
इस प्रकार सेक्शन 84 जो है और 84 नहीं 85, सेक्शन 85 और जो 86 है, ये दोनों ही इंटॉक्सिकेशन यानी मतता के जो अपवाद से संबंधित है। इस सेक्शन में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति कुछ करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता या वह यह जानने में असमर्थ है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तो वह बात अपराध नहीं है। यदि जिस चीज़ से उसको मतता हुई है यानी इंटॉक्सिकेशन हुआ है वह उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दिया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि इस सेक्शन के तहत जो डिफेंस मिलता है एक्यूज को या प्रतिरक्षा प्राप्त करता है वो, तो उसे इसके लिए 3 एलिमेंट्स को साबित करना आवश्यक होता है। पहला, कार्य को करते समय जो एक्यूज है वो मतता के अधीन होना चाहिए। सेकंड, मतता के कारण एक्यूज या तो अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो या यह जानने में असमर्थ होना चाहिए कि उसका कार्य दोषपूर्ण था या विधि के प्रतिकूल था। तीसरा, जिस चीज़ से उसको मतता हुई हो वह उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दिया गया होना चाहिए। इसी के साथ ये जो सेक्शन है सेक्शन 85, इसका जो प्रोविजो है उसमें ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन दोनों में से अर्थात या तो ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दोनों में से कोई भी एक बात पूरी होने पर यहाँ प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। अब मतता यानी इंटॉक्सिकेशन किसी के ज्ञान के बिना तब होती है जब उसे वह इंटॉक्सिकेटेड जो पदार्थ होता है यानी मादक जो पदार्थ है उसके अस्तित्व के बारे में जानकारी ना हो। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति दूध में कोई मादक द्रव्य मिलाकर एक्यूज को दे दे और एक्यूज उसे केवल दूध समझकर पी जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि उसे वह चीज़ जो मादक पदार्थ है वह उसके ज्ञान के बिना दिया गया था और ऐसी कंडीशन में उसे सेक्शन 85 का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ मतता यानी इंटॉक्सिकेशन किसी की इच्छा के विरुद्ध कब होगा, तो मतता किसी की इच्छा के विरुद्ध तब होगी जब उसे बलपूर्वक यानी फोर्सफुली मादक पदार्थ दे दिया जाए। जैसे कि तब जबकि कुछ लोग बलपूर्वक कोई मादक पदार्थ एक्यूज के शरीर में प्रवेश करवा दें। तो इस तरह से सेक्शन 85 के अन्य आवश्यक तत्वों के साथ साथ ये जो दोनों बातें हैं, या तो ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध, इनमें से किसी एक बात का साबित हो जाना इस सेक्शन के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 86 की। सेक्शन 86, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन who is intoxicated. In case where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट आशय या ज्ञान से न किया गया होता। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के लिए दायित्वाधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में न होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मतता हुई थी उसे ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। तो सेक्शन जो 86 है वो 85 के साथ हमें पढ़नी चाहिए। और आईपीसी में ऐसी कई धाराएं हैं जिनके अंतर्गत एक्यूज को केवल तभी दोषित किया जा सकता है
जब उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन के द्वारा विशिष्ट ज्ञान या आशय साबित किया जाए। ऐसे मामलों में यदि यह साबित कर दिया जाए कि एक्यूज ने मतता के अंतर्गत कार्य किया, तो यह उपधारणा कर ली जाएगी कि उसे अपने कार्य के परिणामों के बारे में उसी प्रकार से ज्ञान था जैसे कि उसे तब यह ज्ञान होता जबकि वह मतता की हालत में नहीं रहा होता, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि जिस चीज़ से उसे मतता हुई थी वह उसे अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यानी हम ये देखते हैं कि ये जो सेक्शन है वह केवल ज्ञान की उपधारणा के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित करती है, आशय की उपधारणा के बारे में नहीं। जिसका मतलब ये है कि ऐसे मामलों में एक्यूज का जो इंटेंशन होता है उसके संबंध में यहाँ पे कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। इस प्रकार ऐसे मामलों में एक्यूज के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन के द्वारा विशिष्ट आशय उसी प्रकार से साबित किया जाना आवश्यक है जैसे कि अन्य सामान्य मामलों में। उदाहरण के लिए ए के अगेंस्ट बी की हत्या करने का आरोप है और वह आईपीसी के सेक्शन 85 के अंतर्गत प्रतिरक्षा का तर्क देता है। यदि प्रोसिक्यूशन उसे सेक्शन 300 आईपीसी की जो सेक्शन 300 है उसकी 4th क्लॉज के अंतर्गत अपने कार्य के ज्ञान के आधार पर कन्विक्ट करवाना चाहता है, तो न्यायालय इस मामले में ए के अगेंस्ट यह मानकर विचार करेगा कि अपराध करते समय उन्मत्त होने के बावजूद भी ए अपने कार्य के परिणामों के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता था, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि जिस चीज़ से उसको मतता हुई थी वह उसे ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। जबकि अगर हम इसी दृष्टांत को दूसरी तरह से देखें तो यदि प्रोसिक्यूशन ए को सेक्शन 300 के 1st क्लॉज के अंतर्गत अगर अपने कार्य के आशय के आधार पर अगर कन्विक्ट करवाना चाहता है तो ज्ञान की तरह यहाँ पर इस प्रकार उपधारणा नहीं की जाएगी और प्रोसिक्यूशन को ए के अगेंस्ट जो आरोप है उसे उसी प्रकार साबित करना होगा जैसे कि हत्या के अन्य मामलों में। यद्यपि ए ने सेक्शन 85 के अंतर्गत इंटॉक्सिकेशन की प्रतिरक्षा का तर्क भले ही दिया हो, यानी जहाँ कोई जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं उसमें किसी विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना आवश्यक है और उसे मतता की हालत में किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जब तक कि एक्यूज़ ने स्वयं अपनी इच्छा से ही अगर उसने इंटॉक्सिकेशन यानी मतता का कोई पदार्थ लेकर उस कार्य को किया है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे उसकी नॉलेज के बारे में अवधारणा की जाएगी कि उसे उस बात का जो कार्य उसने किया था उसके बारे में जिस ज्ञान का होना आवश्यक था उस कार्य को करने के लिए उसे उसी प्रकार का ज्ञान था। लेकिन अगर उस कार्य के लिए किसी विशेष आशय का होना आवश्यक है तो यहाँ पे उसके आशय के बारे में यहाँ पर उपधारणा नहीं की जाएगी, बशर्ते कि जिस चीज़ से उसको इंटॉक्सिकेशन हुआ है वह उसने अपनी इच्छा से नहीं किया था। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।